नमस्कार, एग्जाम सिटी 94 में आपका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड रिवीजन की 5वीं नंबर की क्लास करने वाले हैं और जो आपके लिए आगामी प्रतियोगिता के लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होगी, रामबाण सिद्ध होगी। क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस आदिवासी को जगत पिता के नाम से जाना जाता है, या उत्तराखंड के अंदर किस आदिवासी को जगत पिता कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे, बिरसा मुंडा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। कुली बेगार आंदोलन का नायक किसे कहा जाता? तो ध्यान रखेंगे, बद्रीदत्त पांडे। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, कुली बेगार आंदोलन का नायक किसे कहा जाता? बद्रीदत्त पांडे को। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुली बेगार प्रथा के रजिस्टर किस नदी में बहाए गए थे? तो ध्यान रखेंगे, सरयू नदी। और ये कब बहाए गए थे? तो ध्यान रखेंगे 13-14 जनवरी 1921 में। एक क्वेश्चन और ध्यान रखेंगे, कुली बेगार प्रथा का सबसे पहले विरोध कहाँ देखने को मिल जाता? तो खतियाड़ी गांव। और खतियाड़ी गांव कहाँ देखने को मिलेगा? तो हम कहेंगे खतियाड़ी गांव होगा अल्मोड़ा में। कहाँ से देखने को मिलेगा? अल्मोड़ा। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना, उत्तराखंड के अंदर कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो 1912 में। अगर क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछा गया है कि अल्मोड़ा के चनोदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो शांतिलाल त्रिवेदी। अगर पूछ लिया जाए गोविंद वल्लभ पंत का जन्म कब हुआ था? तो 10 सितंबर 1887। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? खंटू गांव। और खंटू गांव कहाँ देखने को मिलेगा? अल्मोड़ा में। कहाँ से है? अल्मोड़ा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के सीएम कब बने थे? गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के सीएम कब बने थे? तो ध्यान रखेंगे 1946। अगर पूछ ले कि गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के सीएम कब बने थे, तो हम कहेंगे 1946 में। इसके बाद हिमालय पुत्र के नाम से जाना जाता है। पूछ लेगा हिमालय पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो हम कहेंगे गोविंद वल्लभ पंत को। अगर किसने कहा था, अगर गोविंद वल्लभ पंत को हिमालय पुत्र कहा था तो किसने कहा था? तो ध्यान रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा। और ये भी कई एग्जाम में पूछा गया है। अगर पूछ लिया जाए काशीपुर के अंदर प्रेम सभा की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा। अगर कब की जाती है? तो ध्यान रखेंगे 1914। कब की जाती है? 1914। अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना, अल्मोड़ा के अंदर हैप्पी क्लब की स्थापना भी किसके द्वारा की जाती है? गोविंद वल्लभ पंत। और ये स्थापना कब की जाती है? तो 1903 में। कब की जाती है? 1903 में। इसके अलावा गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण करने वाला, अगर पूछ लिया जाए चंद शासक कौन था? गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण करने वाला चंद शासक कहा जाता है लक्ष्मी चंद। अगर पूछ ले 7वें आक्रमण को किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, तो ध्यान रखेंगे पेनागढ़ का युद्ध कहा जाता है। लक्ष्मी चंद के 7वें आक्रमण को क्या कहा जाता है? पेनागढ़ का युद्ध कहा जाता है। अगर लक्ष्मी चंद ने 8वां आक्रमण, लक्ष्मी चंद ने 8वां आक्रमण कब किया था? तो ध्यान रखेंगे 1605। अगर पूछ ले गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण करने वाला लक्ष्मी चंद, लेकिन अगर 7 आक्रमण में किसकी हार हो जाती है? लक्ष्मी चंद की हार होती है। लेकिन 8वें आक्रमण की अगर मैं बात करूं, 8वां आक्रमण ये कब करता है? तो 1605 में करेगा। अगर पूछ ले इसमें मानसाहा का एक सेनापति होगा जिसका नाम क्या था? खतड़ सिंह। खतड़ सिंह इसमें मारा जाता है। और इस उपलक्ष्य में यानी कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत जो लक्ष्मी चंद होगा वो कौन सा त्योहार मनाता है? खतड़वा। कौन सा त्योहार मनाएगा? खतड़वा। लक्ष्मी चंद के सेनापति का नाम ही कई बार पूछा गया, तो गेंडा सिंह इसके सेनापति का नाम था। अगर कुमाऊं का धृष्ट राज कहा जाता है तो ध्यान रखेंगे शक्ति गोसाई। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखना। अगर पूछ ले गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण करने वाला कुमाऊं का राजा यानी चंद शासक कौन था? लक्ष्मी चंद। टोटल इसने कितने आक्रमण किए? 8। लेकिन 7 आक्रमण में मानसाहा से हार जाता, लेकिन 8वें आक्रमण में किससे जीत जाता है? हम कहेंगे मानसाहा के सेनापति जिसका नाम क्या था? खतड़ सिंह। और 8वें आक्रमण में किसकी मृत्यु हो जाती है? तो खतड़ सिंह की मृत्यु होगी। इसके बाद मोलाराम के वंशज पूछा जाता, मोलाराम के वंशज किसके साथ अपने उत्तराखंड आए थे? तो हम कहेंगे सुलेमान सिको। सुलेमान सिको को अभागा शहजादा कहा जाता है। सुलेमान सिको को अभागा शहजादा कहा जाता है। और सुलेमान सिको को संरक्षण प्रदान करने वाला
पवार शासक जो कहा जाता है पृथ्वीपति शाह था। अगर पूछ ले मनमत सागर की अगर मैं बात करूं, मनमत सागर की रचना किसने की है, तो मोलाराम ने की है। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ऋतु वर्णन के लेखक भी कौन हो जाते हैं, मोलाराम हो जाते हैं। गढ़ गीता संग्राम नाटक के लेखक हो जाते हैं मोलाराम। अगर गढ़वाल पेंटिंग की मैं बात करूं तो मुकंदी लाल, गढ़वाल पेंटिंग के राइटर कौन हो जाते हैं, मुकंदी लाल। इसमें मोलाराम के चित्रों को विश्व प्रसिद्ध किया गया, कौन सी पुस्तक के द्वारा, गढ़वाल पेंटिंग। दंपत्ति चित्र का चित्रांकन भी करने वाले कौन थे, मोलाराम। और ये दंपत्ति चित्र किसका देखने को मिलेगा, प्रद्युम्न शाह और उनकी रानी का, प्रद्युम्न शाह और उनकी रानी का। इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, हिंडोला मस्तानी मोर ध्वज, हिंडोला मस्तानी मोर ध्वज, इसका चित्रांकन भी करने वाले कौन थे, मोलाराम। और वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बाघ और गुरुड़ भी किसका चित्रांकन हम कहेंगे, तो मोलाराम। 36 रकम 32 कलम की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है, चंदों की। लेकिन अगर इसका उन्मूलन या समापन करने वाले कौन थे, गोरखा। कमेंट करके बताना है आपको, गोरखाओं के अत्याचारी शासन को क्या कहा जाता है, गोरखाओं के अत्याचारी शासन को क्या कहा जाता है, कमेंट करके बताना है, इसका आंसर क्या होगा। और दूसरा, गोरखाओं का मुख्य हथियार क्या था, यह भी आपको कमेंट करके बताना है। गोरखाओं का जो मुख्य हथियार था, जो इनका मुख्य हथियार था, उसे भी कमेंट करके बताना है। और ये कहाँ बनता था, ये भी कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर पूछ ले 36 रकम 32 कलम का उन्मूलन किसके द्वारा किया जाता है, गोरखाओं के। गढ़वाल की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट कई बार पूछी गई है, तो किसने की थी, लागू पो ने, किसने की, पो ने। इसके बाद अगर रवाई कांड, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बताओ कब हुआ था, बिल्कुल, ये कब हुआ था, 30 मई 1930। अगर पूछ ले रवाई कांड कब हुआ था, 30 मई 1930। अगर कहाँ हुआ था, रवाई क्षेत्र टिहरी में हुआ था। और इसका दूसरा नाम क्या था, तिल्हाड़ी कांड, इसका दूसरा नाम तिल्हाड़ी कांड। इस समय टिहरी का राजा कौन था, नरेंद्र शाह। अगर पूछ ले जिस समय रवाई कांड हुआ, घटना हुई, उस समय टिहरी का राजा कौन था, तो हम कहेंगे नरेंद्र शाह था। और नरेंद्र शाह के समय ही हम देखेंगे श्रीदेव सुमन की क्या हो जाती है, मृत्यु। कमेंट करके बताना है, श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम क्या था, श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम क्या था, ये कमेंट करके बताना है। और साथ में ये भी बताना है श्रीदेव सुमन का जन्म कब हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो रवाई कांड का दूसरा नाम क्या हो गया, तिल्हाड़ी कांड। इस समय टिहरी का राजा कौन था, नरेंद्र शाह। रवाई कांड का मुख्य कारण क्या था, तो इसमें क्या किया गया था, किसानों की भूमि को जंगलों में शामिल किया जा रहा था। तो उस विरोध में जो रवाई क्षेत्र के लोग थे, उन्होंने क्या किया, विरोध किया इस चीज का, और इसके लिए आंदोलन किया। और इसमें हम कहेंगे, यानी रवाई कांड में एक व्यक्ति होंगे जिनका नाम क्या था, चक्रधर जुयाल। उन्होंने क्या चला दी, गोलियां। और इस घटना को हम कहते हैं उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड। एक क्वेश्चन और ध्यान आया, बताना जरा, पेशावर कांड ये कब हुआ था, पेशावर कांड कब हुआ था, ये भी कमेंट करके छाप दो जरा। इसके बाद आगे बढ़े जरा। रवाई कांड में गोली चलाने के आदेश किसने दिए थे, चक्रधर जुयाल, किसने दिए थे, चक्रधर जुयाल। और इसे इस कारण क्या कहा जाता है, उत्तराखंड का जनरल डायर, किसे कहा जाता है, तो हम कहेंगे चक्रधर जुयाल। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब होती है, 1974। और कहां से होगी, रेणी गांव। और रेणी गांव कहां से है, चमोली। अगर पूछ ले शुरुआत कहां से होगी, तो रेणी गांव। और रेणी गांव कहां से है, चमोली। अगर पूछ ले चिपको आंदोलन की प्रेरणा, ठीक है, किसे कहा जाता है, गोरा देवी को कहा जाता है। चिपको आंदोलन की प्रेरणा किसे कहा जाता है, गोरा देवी को। कमेंट करके ये बताना है तुम्हें, गोरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया, वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया था। तो ये कब दिया था इन्हें, गोरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया, कब दिया था। चिपको आंदोलन का संबंध किससे, तो वनों से है। और एक क्वेश्चन और बताना है आपको, अगर पूछ लिया जाए चिपको आंदोलन को शिखर तक पहुंचाने वाले कौन थे, तो ध्यान रखेंगे सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट। तो ये कमेंट करके जरा छाप दो कि चंडी प्रसाद भट्ट को रमन मैग्सेस पुरस्कार कब दिया था। ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट को रमन मैग्सेस पुरस्कार कब दिया था, कमेंट करके जरा छाप देना। इसके बाद
कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना, अगर पूछ लिया जाए कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखेंगे 27 अक्टूबर 1945। अगर इसका मुख्यालय कहाँ था, तो रानीखेत अल्मोड़ा। अगर पूछ ले कब बनाया गया, 1948 में। अगर पूछ ले उत्तराखंड के अंदर दूसरा परमवीर चक्र दिया गया था, तो हम कहेंगे मेजर सोमनाथ शर्मा। उत्तराखंड के अंदर अगर पूछ ले दूसरा परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा, दूसरा शैतान सिंह होना चाहिए, पहला तो सोमनाथ शर्मा को दिया गया परमवीर चक्र, भाई दूसरा नहीं होगा, ये पहला होगा, पहला। भाई से सही करना, क्वेश्चन गलती हो गया, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, पहला पहला दिया सोमनाथ जी को और दूसरा दिया था शैतान, ठीक है क्या, अच्छा शैतान सिंह लिखा, भाई गलती होगी है मेरे से, इधर से दिखाई नहीं दिया, ठीक है। अगर कहता है भाई ध्यान रखना, जरा मिस्टेक हो जाती है, इस साइड से दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ भारत के अंदर सबसे पहले परमवीर चक्र जो दिया जाता है वो किसे दिया जाता है, मेजर सोमनाथ शर्मा को। लेकिन अगर बात करें दूसरा परमवीर चक्र जो दिया जाता है वो किसे दिया जाता है, शैतान सिंह को दिया जाता है। अगर मेजर शैतान सिंह को दिया गया था तो कब दिया था, 1962। अगर पूछ ले किस रेजिमेंट में, किस रेजिमेंट के थे ये मेजर शैतान सिंह, किस रेजिमेंट के थे, तो हम कहेंगे कुमाऊनी रेजिमेंट के थे। कुमाऊनी रेजिमेंट का आदर्श वाक्य क्या है, तो ध्यान रखना पराक्रम में विजय थे। अगर युद्ध घोष वाक्य कहा तो जय काली माता, किसका हो जाता है, तो हम कहेंगे कुमाऊं रेजिमेंट का। इसके बाद अगर बात करें गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना, तो गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना 5 मई 1887। अगर पूछ ले कहाँ हुई थी इसकी स्थापना, अल्मोड़ा। अगर गढ़वाल रेजिमेंट का युद्ध घोष वाक्य क्या होगा, तो जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। प्रथम विक्टोरिया क्रांस पाने वाले उत्तराखंडी कौन थे, दरबान सिंह नेगी। अगर पूछ ले इन्हें कब दिया गया था, तो 1914। कब दिया गया, 1914। एक क्वेश्चन कमेंट करके बताना, अगर पहला विक्टोरिया क्रांस किसे दिया गया, दरबान सिंह नेगी को दिया गया, तो दूसरा विक्टोरिया क्रांस किसे दिया गया था, उत्तराखंड के अंदर दूसरा विक्टोरिया क्रांस किसे दिया गया। अगर पूछ ले विक्टोरिया क्रांस पाने वाले कौन थे, तो दरबान सिंह नेगी थे, और कब दिया इन्हें, तो 1914। इनका मूल स्थान कहाँ था, चमोली, मूल स्थान कहाँ था, चमोली। इसके अलावा उत्तराखंड के अंदर, लो आगे क्वेश्चन, उत्तराखंड के अंदर दूसरा विक्टोरिया क्रांस जो दिया था गब्बर सिंह नेगी को दिया, और कब दिया था, 1915, 1915। अगर पूछ ले अगर पहला किसे दिया, तो दरबान सिंह नेगी, और दूसरा दिया किसे, दूसरा किसे दिया यहाँ पे, गब्बर सिंह नेगी। अगर पूछ ले मूल स्थान कहाँ था, ना चंबा टीरी। अगर पूछ ले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये कहाँ तैनात थे, न्यू चैपल, और न्यू चैपल कहाँ से है, तो हम कहेंगे फ्रांस। अगर दूसरी छावनी का गठन देखने को मिल जाता है, देहरादून छावनी का गठन देखने को मिलेगा, ये भी टाइपिंग गलत हो रखा है, देहरादून छावनी का गठन पूछ लेगा कब हुआ था, तो हम कहेंगे 1814 में। अगर अल्मोड़ा छावनी की बात करें तो 1815 में। इसके अलावा नैनीताल छावनी का गठन कब हुआ था, यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो नैनीताल छावनी का जो गठन होता है 1841 में होगा। रुड़की छावनी का गठन होगा 1853 में होगा। चकराता छावनी का गठन 1866 में होगा। और गढ़वाल राइफल का मुख्यालय कहाँ से है, तो लैंसडाउन, और लैंसडाउन कहाँ से है, तो पौड़ी। कमेंट करके छापना पौड़ी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, पौड़ी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। जो वीडियो देखने पे जरूर कमेंट आंसर जरूर बताना, पता चलेगा किसकी कितनी तैयारी है, ठीक है। भारतीय सैन्य अकेडमी कहाँ से है, तो हम कहेंगे देहरादून है, ठीक है। भारतीय सैन्य अकेडमी कहाँ से है, देहरादून। और गब्बर सिंह स्मारक देखा जाए तो चंबा टिहरी में। इसके बाद उत्तराखंड की जलवायु को कितनी ऋतु में बांटा गया है, तो ध्यान रखना उत्तराखंड की जलवायु को कितनी ऋतु में बांट रखा है, 3। अगर हम कहते हैं पहली हो जाती ग्रीष्म ऋतु, दूसरी वर्षा, और फिर शीत ऋतु। अगर पूछ ले ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, रूढ़ी या खरसाऊ। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, भाई ध्यान रखना जरा, ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहा गया, रूढ़ी या खरसाऊ। वर्षा ऋतु को क्या कहा गया, चौमासा या बसकगाल, चौमासा या बसकगाल। और शीत ऋतु को क्या कहा गया, सयुंद, शीत ऋतु को कहा गया सयुंद। इसके बाद अगर राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस श्रृंखला में देखने को मिल जाती है, शिवालिक श्रेणी। और शिवालिक श्रेणी में 200 से भी प्लस हो जाती है, 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा। अगर राज्य में सर्वाधिक वर्षा
किस जनपद में होती है तो हम कहेंगे नरेंद्र नगर टिहरी। लेकिन अगर कहे राज्य में उत्तराखंड के अंदर सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो कहाँ होती है, नरेंद्र नगर। लेकिन अगर कहें उत्तराखंड के अंदर सबसे कम वर्षा तो कहाँ होगी, ध्यान रखना टिहरी, मेन टिहरी के अंदर सबसे कम वर्षा होगी। लेकिन ज्यादा कहें तो कहाँ होती है, नरेंद्र नगर। हालांकि नरेंद्र नगर टिहरी में आता है, लेकिन अगर कहता ये है कि उत्तराखंड के अंदर सबसे कम वर्षा कहाँ होती है तो टिहरी में होती है। अगर बात करें सीस्मोलॉजी, कई बार पूछा गया, सीस्मोलॉजी से हम किसे मापते हैं तो भूकंप। ध्यान रखना रिएक्टर स्केल, सीस्मोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं तो ध्यान रखना भूकंप का अध्ययन करेंगे। लेकिन रिएक्टर स्केल से किसे मापते हैं, भूकंप की तीव्रता। इसके अलावा भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं हम तो रिएक्टर स्केल से। सीस्मोग्राफ से किसे मापा जाता है तो भूकंप तरंगों को। और भूकंप की उत्पत्ति जिस स्थान से होती है, जिस बिंदु से होती है उसे क्या कहा जाता है, भूकंप केंद्र, या इसे कहा जाता है फोकस बिंदु। क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु। इसके अलावा उत्तरकाशी में 6.6 पॉइंट रिएक्टर का, यानी उत्तरकाशी में 6 रिएक्टर का भूकंप, ये कब आया था तो ध्यान रखेंगे 22 मई 1803, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। बद्रीनाथ में 9 रिएक्टर का भूकंप 1 सितंबर 1803, ये वही भूकंप है जिसमें मोलाराम की चित्रशाला, अजय पाल का राजमहल ढह जाता है। कौन से भूकंप में, 1 सितंबर 1803। अगर पूछ ले ये कितने रिएक्टर का था तो इसे ध्यान रखेंगे 8 से 9 रिएक्टर का, 8 से 9 रिएक्टर, हालांकि 9 में काउंट कर रखा है इसे। अगर पूछ लिया जाए गढ़वाल में 8 रिएक्टर का, गढ़वाल में 8 रिएक्टर का भूकंप कब आया था तो हम कहेंगे 1809 में। पिथौरागढ़ में 7.5 रिएक्टर का भूकंप कब आता है तो हम कहेंगे 1916 में। तो ध्यान रखना भाई, उत्तरकाशी में 6 रिएक्टर का भूकंप 22 मई 1803, बद्रीनाथ में 9 रिएक्टर 1 सितंबर 1803, गढ़वाल में 8, ये कब आएगा 1809, और पिथौरागढ़ की मैं बात करूं तो 1916। इसके बाद 6.8 रिएक्टर का भूकंप चमोली के अंदर कब आता है तो 1999, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया। 6.3 रिएक्टर का भूकंप कब पोर्ट में कब आता है तो 1998, ये भी पूछा गया। अगर बात करें धारचूला का अगर पूछ लिया जाए 6.5 या 6.5 रिएक्टर का भूकंप कब आता है तो 1980 में। और उत्तरकाशी के अंदर 6.6 रिएक्टर का भूकंप कब आता है 1991, ये वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है। नाहन पर्वत श्रृंखलाएं पूछी जाती कहां पर है, उत्तराखंड के अंदर नाहन पर्वत श्रृंखलाएं कहां से है तो हल्द्वानी। और सिनला दर्रा कई बार एग्जाम में पूछा गया, सिनला दर्रा जिसे उत्तराखंड का दूसरा ऊंचा दर्रा कहा जाता है सिनला, और सिनला कहां से देखने को मिली, ये किसे जोड़ता है, दारमा और व्यास घाटी, दारमा और व्यास घाटी। इसके बाद राज्य की सर्वाधिक हिमच्छादित पर्वत चोटी कौन सी है, क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। राज्य की सर्वाधिक हिमच्छादित पर्वत चोटी का नाम है नंदा देवी। अगर पूछ लिया जाए फूलों की घाटी किस हिमालय का भाग है तो ध्यान रखना व्रत हिमालय का, कई बार पेपर में आया हुआ। शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई कितनी है, 750 से 1300 मीटर, 750 से 1300 मीटर। उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है दूधातोली, यहां से 5 नदियों का उद्गम स्थल होता है। तो पूछ लेगा उत्तराखंड के अंदर 5 नदियों का उद्गम स्थल कहां से होता है, दूधातोली, और दूधातोली कहां से है तो पौड़ी। अगर पूछ ले हिमालय के किस भाग में है ये, दूधातोली हिमालय के किस भाग में है तो हम कहेंगे लघु या मध्य हिमालय। अगर मसूरी हिमालय के किस भाग में आता है तो तब भी हम कहेंगे इस कौन से हिमालय के भाग में आता है, मध्य हिमालय। रानीखेत पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी, ये भी कहां से है तो मध्य हिमालय में। तो अगर पूछ लिया जाए सर्वाधिक हिमच्छादित पर्वत चोटी है तो नंदा देवी है। फूलों की घाटी की बात करें तो व्रत हिमालय में, और शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई 750 से 1300 मीटर। उत्तराखंड का पामीर कहेंगे दूधातोली को, और हिमालय के किस भाग में है, लघु या मध्य हिमालय। मसूरी हिमालय के किस भाग में, मध्य हिमालय। और रानीखेत पर्वत श्रृंखला भी ये किसमें देखने को मिलेगी, मध्य हिमालय। इसके बाद लास्ट टेबल है अपनी, राज्य में सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव जो देखने को मिल जाते हैं, क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, तो ध्यान रखिएगा भूकंप का, ठीक है। राज्य के अंदर उत्तराखंड के अंदर सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव देखने को मिलेगा किसका, भूकंप का। अगर बद्रीनाथ किन पर्वतों के बीच में है तो नर और नारायण।
अगर हिमालय दिवस मनाते तो हम कब मनाते हैं, 9 सितंबर को मनाया जाता है। और अगर पूछ लिया जाए दून घाटी किस जनपद में है तो हम कहेंगे देहरादून। दून घाटी कहाँ से है, देहरादून। भाबर क्षेत्र की जलवायु पूछी गई थी, कैसे है, तो ध्यान रखेंगे उपोष्ण कटिबंधीय। और साथ में क्वेश्चन भी पूछा गया पंचाचूली पर्वत, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 6904 मीटर। तो सर्वाधिक अगर पूछ ले अपने उत्तराखंड में सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव देखने को मिलता है तो भूकंप का देखने को मिलेगा। अगर खतरे की बात करें तो भूस्खलन ध्यान रखेंगे। अपने उत्तराखंड में अगर विनाशकारी प्रभाव देखने को मिल सकता है तो भूकंप। और इसमें ध्यान रखना बद्रीनाथ किन पर्वतों के मध्य है, तो नर और नारायण। हिमालय दिवस मनाते हम 9 सितंबर। दून घाटी किस जनपद में, देहरादून। भाबर क्षेत्र की जलवायु कैसी, उपोष्ण। और पंचाचूली पर्वत की ऊंचाई 6904। तो आज की क्लास हमारी इतनी ही थी, अगली क्लास में फिर मिलेगी। जो लोग क्लास कंटिन्यू देख रहे हैं जरा क्लास को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर कहीं कमियां हैं ज़रूर बताएं, उन कमियों को सुधारने का प्रयास करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। थैंक यू।